हेलो हेलो हेलो। हेलो। चलिए इसमें से सही आवाज़ आ रही है, हम ये यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हैकाथॉन की टेस्टिंग साथ साथ चलती रहेगी और हम जो है अब हमारा मेन फोकस होना है यूआई यूएक्स। हम काम कर रहे थे लेकिन अब जो है यूआई यूएक्स वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब हम वैसे तो हमने बैकएंड स्टार्ट कर ही दिया है, एपीआईज वगैरह फेच करना। अब जो है हम उसी को एक्सटेंड करते हुए आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है एपीआईज हम कैसे बनाएंगे। रेस्ट एपीआई। जी, कैसे बनाएंगे भाई एपीआईज? कितने लोगों को एपीआईज बनाना आती है? नेक्स्ट ईयर पे थोड़ी थोड़ी एपीआई का फोल्डर बना के वो बोल रहा आधा आधा हैकाथॉन बनाए, बोल रहा थोड़ी थोड़ी आती है। एपीआई का फोल्डर पूरी पूरी किसको आती है? थोड़ी बहुत आती है सर। थोड़ी बहुत आती है। सर चले, मुश्किल है एपीआई बनाना नेक्स्ट ईयर के अंदर, अपनी कस्टम एपीआई बनाना फाइल बेस्ड राउटिंग होती है वैसे एपीआईज बनते हैं। एपीआईज का बहुत हमारे पास भाई आसान है। और क्या है भाई, कैसे बनाएंगे हम लोग एपीआई अपनी बना के उसके अंदर आउट मेहनत से? कौन थे ये? ठीक है, इन मेहनती इंसान को हम जो है ज़रा स्टेज पे बुला के भी चेक करेंगे कितना मेहनती है। हाँ यार ये तो निकलती नहीं कपड़े से बाहर। एक तो हालत हुई थी इतनी खराब, सर्दी पता नहीं वेट के सही बड़ा देखते इसकी बड़ा ताकि सेल्स करने का मौका मिले या तो फेमस हो जाएगा। कौन सी बड़ा से बताना है अच्छा जी, तो हमारे जो भी सेशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले स्टूडेंट से सवालात करते हैं। और अब तक हमारे पास जो है 2 लोगों के नाम मेरे पास लिखे हुए हैं जिन्होंने गलत जवाब दिए थे, लेकिन एक का नाम हमने हटा दिया था, आरिफ भाई का, क्योंकि आरिफ भाई ने पिछली दफ़ा पढ़ के सही जवाब दे दिया। एक नाम अभी भी है मेरे पास जो कि जो है अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उनको हम फिर से चांस देंगे कि वो अपना नाम जो है, अपना जो दाग लगा है वो मिटा सके, ताकि जो है हम फिर नए लोगों का नाम रखें। तो पहला सवाल, पहली लिस्ट खुल जाए मेरे पास। लिस्ट का एक ही नाम है अभी डेटा क्या होता है? शाहबुद्दीन को सारे जवाब आते हैं तो वो आगे बढ़ बढ़ के बता रहे, इनसे भी पूछेंगे। तो ऐसा सवाल पूछेंगे जो हमने नहीं पढ़ा, जो पढ़ा वो तो बता देंगे, स्मार्ट बंदा है। जब तक मैं जो है नया प्रोजेक्ट भी बना लेता हूँ। यस सर। जब तक ये हमारे पास जवाब देंगे। और याद रखें, अगर सुना जवाब आया, क्या बोलूँ, क्या सुना जवाब आया तो फिर मैं पूछूंगा कैसे। डेटा को स्टोर करने के लिए किस तरह का डेटा? डेटा क्या हो सकता है, एग्जांपल दो। हमारे प्रोडक्ट का डेटा हो सकता है, हमारी ऑब्जेक्ट्स, एग्जांपल मतलब ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या? किसी का भी डेटा हो सकता है। आज मेरी शामत आई है, इतना चांस दे रहा हूँ।
बता दो, क्या हुआ, नहीं बताना? चलो भाई कार्ड ले लो। सरली इनका ना कार्ड देना है, इनका जरा नाम भी हम देंगे अगली क्लास में, ताकि हमें याद रहे ना, इनको हम याद रखें अपनी दुआओं में। कहाँ है भाई कार्ड? निकाल जाते हुए ले लेना, नाम और रोल नंबर लिख के जाते हुए वापस ले लेना सर। फिर हम इनको अगली क्लास में भी पढ़ेंगे, ताकि तैयारी करके आए ना। अच्छा लड़कियां कहाँ हैं? नहीं है। कौन सी क्लास है? 15 हो गई? यस सर। 14 नहीं है? नो सर। चलो 15 हमारे पास क्लास है, MPX create-next-f space MPX तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। काउंटर टाइमर नहीं बनाया था, काउंटर टाइमर थोड़ी बनाया था। जी आप जो चार्जर खींच रही हैं ग्रे कलर का पाइप है ना जी। लास्ट क्लास में हमने यूज इफेक्ट पढ़ा था। यस सर। और मुझे बस ये बताया कि यूज इफेक्ट जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें क्या किया था? डेटा फैचिंग करी थी, लेकिन डेटा फैचिंग हम पहले भी तो कर रहे थे, तो यूज इफेक्ट के साथ डेटा फैचिंग क्यों करी थी? क्या रीजन था? हमने उसके अंदर वो दिया था ना, डिपेंडेंसी है। तो आपके पास टाइम है जब तक ये प्रोजेक्ट बन रहा है, बता दें। लास्ट क्लास की प्रैक्टिस नहीं करी? दूसरा क्वेश्चन कर लो। क्या नाम है आपका? नौशीन। नौशीन का नाम लिख लो। चांस दो। अच्छा चले, उससे पिछली वाली क्लासेस सारी आती हैं। चले, यूज स्टेट क्यों यूज करता हूँ? सही है, सही है। चल बैठ गया, बच गई, बच गई जी। आप ये नहीं आपके बराबर ये आप रिकॉर्डिंग डालते हो ना? इनसे पूछते हैं। मुजफ्फर, क्या नाम है? मुजफ्फर आईडी। मुजफ्फर की भी शक्ल दिखाओ, पता चले मुजफ्फर की आज शामत आई है। चलो आप मेरी हेल्प कर लो। हेलो गाइस, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत अच्छा कोई टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं आपकी वीडियो में। अच्छा मुजफ्फर से हमारे पास ये सवाल है कि लास्ट क्लास में हमने यूज इफेक्ट पढ़ा था। यूज इफेक्ट में हम API फैचिंग कर रहे थे, और API फैचिंग हमने पहले भी करी थी। लास्ट क्लास में ऐसे नया क्या किया? यूज इफेक्ट से डेटा फैचिंग करके हमने क्लाइंट साइड पे डेटा फैचिंग की थी। क्या हैकाथॉन कर रहे थे? बहुत सिंपल सा जवाब है। सर क्लाइंट साइड पे डेटा फैचिंग की थी। तुम अपनी भी वीडियो डाल लो तो बताओ। यूज इफेक्ट से डेटा फैचिंग हमने करी थी, ठीक है। उसके अलावा हमने उससे पहले भी डेटा फैचिंग कर चुके हैं ना? यस सर। तो लास्ट क्लास में जो डेटा फैचिंग हमने करी थी उसमें, और उससे पहले जो हम डेटा फैचिंग कर चुके हैं उसमें क्या फर्क है? क्लाइंट कंपोनेंट में हम लोग नॉर्मली डेटा फेच नहीं कर सकते, पहले हम क्या करते थे? इसलिए हमने यूज इफेक्ट लगाया था ताकि हम लोग डेटा फेच कर सकें क्लाइंट कंपोनेंट में। और लास्ट क्लास में कौन सी API से किया था? बनी बनाई थी API से किया था लगाया था यूज इफेक्ट के। जी। बताए भाई जवाब। सर कब क्लाइंट साइड से की थी? क्या आवाज आई?
क्लाइंट साइड से डेटा फैचिंग के लिए। Yes, और sir. ब्राउजर से अगर हमने डेटा फैचिंग करनी है तो वो तो हम हमने यूज यूज इफेक्ट एक तरीका है जो यूज किया था, वैसे Yes. बहुत तरीके हैं। यस सर। और जब हम सर्वर साइड से डेटा फैचिंग करते हैं तो उसमें तो ब्राउजर से नहीं डेटा फैच कर रहे, वो पहले से डेटा फैच हुआ वही आ रहा है। आ रहा है। आपका जो पेज बन के आता है वो सर्वर पर ही डेटा फैचिंग वगैरह सब करके पेज बना के आपको लाके दे देता दे देता है। सही है। है। यस सर। तो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना, यस सर। कार्ड ले लेते हैं कभी। नहीं 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 नहीं, लड़कों को चांस ही देता मैं। ये नहीं, ये जो है ना अच्छे स्टूडेंट है, उन्होंने वीडियोस वगैरह भी बनाई हुई है। तो जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा होती है। देखें चेकिंग अभी किसकी हो रही है, सिर्फ स्टूडेंट लीडर्स की हो रही है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को हम फिर जो है ना पकड़ते हैं। अब ये शाहबुद्दीन बैठे हुए हैं। अच्छा एक मुझे ना एक बड़ा मुझे आपसे सवाल है, आपसे नहीं आपके पीछे जो बैठे हैं उनसे सवाल है। इनको दिखता है जब आप आगे बैठे हो तो? नहीं, उस दिन यहाँ पर आए तो इतने लंबे मैंने कहा भाई। अच्छा जी, तो सरली ये मुजफ्फर भाई हमारे यूट्यूबर व्लॉग्स वगैरह बताते हैं, तो इनका कार्ड ले लेना, जाते हुए ले लेना, छोड़ के नहीं जाना। फिर हम जो है इन अगली क्लास में फिर पकड़ेंगे। अच्छा जी, वो रिश्वत मिल रही है भाई, बिरयानी खिला देंगे, कार्ड छोड़ देंगे। अगर हमने अपनी एपीआई बनानी है तो उसके अंदर जो है हम अपनी एपीआई बड़े आराम से बना सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। और अपनी एपीआई हम क्यों बनाना सीख रहे हैं? क्योंकि हम अपनी एपीआई से क्या कर सकते हैं, अपना डेटा फैच कर सकते हैं, अपने डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। और एक और काम ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी एपीआई बना के किसी और को दे सकता हूँ और वो भी मेरी एपीआई यूज कर सकता है। यस। तो ये फायदा है हमारा एपीआई बनाने से। जी सर अली। चलें, तो सर अली ने जो है हमारे पास बॉल आई है, तो ये क्यों आई है वो अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नहीं, कैच करने के लिए क्यों भाई, जो पढ़ नहीं रहा होगा उसे नहीं ऐसे मारेंगे, कोई सो रहा होगा ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। एपीआई हमारे पास कैसे बनेगी, पहले ब्राइट कर देते हैं इसे। तो ऐसा नहीं कि सर थोड़ी सी चेंज चाहिए। सर सही है। जी, अब ठीक है सर। अरे इतनी तो रोशनी हो गई है अब, लाइक नहीं चाहिए। सही है ना? सर हम पहले ही अंधेरा हो जाएगा ना फिर। सही है, एडमिन की टीम देख रही है तो उस हिसाब से देख लेना। अच्छा मैं बोल देता हूँ, जराम भाई अगर यहाँ की लाइट बंद हो सके तो करवा दें, और यहाँ एक्सटेंशन का भी कुछ मसला आ रहा है। ठीक है, तो वैसे लाइटों का इतना मसला तो नहीं है, मुझे लग तो नहीं रहा, सही तो है। सर आप यहाँ देख रहे हैं, आप वहाँ देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही है। अब हम एपीआई अपनी बनाना सीखेंगे, बहुत आसान है। किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। नेक्स्ट.जेएस के अंदर जैसे हम पेजेस बनाते थे वैसे ही आपकी एपीआई बनती है, बहुत आसान है। ऐप का जो फोल्डर है उसके अंदर API का उसके अंदर एक और मैं फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ एपीआई। अच्छा, नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने एपीआई रखा है, उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। ये बैकएंड की फाइल है। इस एपीआई के अंदर मुझे एक और फोल्डर बनाना है, हेलो। बेसिकली मैं हेलो की एपीआई बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी एपीआई का जो यूआरएल हो ना वो कुछ इस तरह से हो।
लोकल होस्ट 3000/API/hello। मैं चाह रहा हूँ कोई इस API को जब कॉल करे तो हमारे पास बस एक मैसेज जेसन फॉर्म में आए जिसमें लिखा हो हेलो वर्ल्ड। तो एक सिंपल सी API मैंने बनानी है जिसका URL ऐसा हो। याद है ना, हमने जब बुक्स की API जब यूज कर रहे थे तो उसके अंदर भी सबसे पहले क्या होता है, एक बेस URL होता है। बुक्स API अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो हमने उसके अंदर देखा था एक आपके पास मेन URL होता है। हमारे केस में क्या है ये जी, लोकल होस्ट है। आप वाइट चला रहे हैं ये सेकंड लाइन में जी। हमारे केस में बेस URL क्या है, अभी जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, HTTPS लोकल होस्ट 3000 API हेलो। क्या है देखो यहाँ पे URL जो है ये लिखा हुआ है सिंपल बुक्स API.glitch.me, ये लिखा हुआ है। हमारे केस में तो ये नहीं है ना। हमारे केस में हमारे लोकल केस होस्ट में क्या है? 3000, लोकल होस्ट 3000। अरे सही बताया, लोकल होस्ट 3000 हमारे पास बेस URL है। है और उसके आगे जो हमने लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या होता है, एंड पॉइंट। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट। तो इनका एक एंड पॉइंट है स्टेटस। हमारा एंड पॉइंट जो है उसके अंदर हमने मल्टीपल चीजें हैं, एक API और API/hello। तो एक API है और एक हेलो है, तो बेसिकली हमारा ये एंड पॉइंट है। तो लोकल होस्ट 3000/API/hello। मैं चाहता हूं कि भाई इस पे जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूं या ब्राउजर पे खोलूं तो मेरे पास यहाँ पे API कॉल होगी। API कॉल होने की सूरत में मेरे पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, जेसन फॉर्म में। जेसन फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने देखा है API का रिस्पॉन्स हमेशा जेसन फॉर्म में आता है। जैसे ये वाली API है, इसका रिस्पॉन्स भी जेसन फॉर्म में आएगा। इसका रिस्पॉन्स भी, एक सेकंड कॉपी नहीं हुआ, जेसन में आएगा। /status एंटर। तो ये देखिए ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन में आ रहा है। तो हमारी API का रिस्पॉन्स भी कुछ ना कुछ जेसन में आना चाहिए। तो अब अभी हमने क्या किया है, API का URL तो बना दिया है, बट हमने जो है अभी API जो अपनी मेन API है वो नहीं बनाई है। तो उसको बनाने के लिए हमने एक फाइल बनानी है। API के फोल्डर के अंदर, हेलो के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है जिसका नाम मैं रखूंगा route.ts। क्या ये फाइल का नाम रखना जरूरी है, कुछ भी रख सकते हैं? सही रखना जरूरी है, कंपलसरी है। जरूरी है, API बनाने के लिए जरूरी है route.ts फाइल का नाम रखें। यस जी, सवाल। TS के अंदर हम सिर्फ अपना एरे देंगे ना। अभी गेस्ट आ सकता है ना, इसलिए लगाया हुआ है। तो आप लोग एक काम करें, या तो फिर उस तरफ बैठिए या इस तरफ आ जाए, ठीक है? तो शायद गवर्नर साहब भी आए तो इसलिए रखी हुई है। अच्छा, तो हमारे पास route.ts की हमने, जिनको मसला हो रहा है ना, यहाँ से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से दिख जाएगा, या उस तरफ जा सकते हैं। सही। अच्छा, एक मिनट ना, मैं आपको जवाब देना है, सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, पूछ रहे हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ डेटा को चेंज करना हो। हम API इसलिए भी बना सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि कोई भी हमारी API से क्या कर सके, ईमेल कर सके किसी को, ठीक है? कोई भी हमारी API कॉल करे, localhost 3000/API/hello, कोई भी अगर ये कॉल करे तो हम क्या करें, इसके कॉल करने की सूरत में ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ईमेल की API भी यूज करनी होगी। इसी तरह से हम API इसलिए बना रहे हैं ताकि हम एक इनकी API पे डिपेंडेंट ना रहे। फॉर एग्जांपल ये बुक्स की API है, ये क्या कर रही है, बुक्स का डेटा आपको प्रोवाइड कर रही है।
इसमें क्या है, ये इन्होंने अपना डेटा यूज किया हुआ है बुक्स का, जो कि मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। /बुक्स अगर मैं खोलूं तो हमारे पास ये देखिए बुक्स का डेटा आ गया। अब क्योंकि ये जो है जिन्होंने एपीआई बनाई है ये उनका डेटा है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। एक और पॉइंट ये है, कल को अगर इन्होंने चाहे तो ये अपनी एपीआई बंद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यस सर। कर सकते हैं, क्योंकि भाई इनकी एपीआई है ना, इनके पास कोड रखा हुआ है और ये फ्री एपीआई है, तो ये चाहे तो भाई इसके जो बुक्स का डेटा है वो डिलीट भी कर सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे भी डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी कस्टम एपीआईज बनाते हैं ताकि हम बहुत सारे काम कर सके। और प्लस फॉर एग्जांपल मैं अपनी एपीआई बनाऊं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, तो आप सब भी मेरी एपीआई को यूज कर सकते हैं। यस सर। तो इस तरह की चीजें, इसी तरह से हम अपनी एपीआईज बनाते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है हम बनी बनाई एपीआईज यूज करते हैं। बनी बनाई एपीआईज हम कौन से केसेस में यूज करेंगे, जहां पे हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो और उसको करने के लिए आपने बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई कोई बनी बनाई एपीआई है जो कि हमें जो है प्रोवाइड करे। अब जाहिर है वो फ्री तो होगी नहीं, पेड होगी, कुछ ना कुछ पेड तो होगी, क्योंकि जाहिर है वो आप अपनी एपीआई बेच रहे हैं, तो फ्री में सबके लिए कर देंगे तो वो क्या कमाएंगे, और प्लस उनकी एपीआई चलाने के उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई हमारे पास जैसे पेमेंट्स का काम है, हमने किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो उसके लिए भी एपीआई बनेगी। बट वो अगर आप पेमेंट की एपीआई खुद बनाने बैठो तो भाई बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए जिसका नाम है स्ट्राइप। डैशबोर्ड खुली है तो स्ट्राइप। स्ट्राइप ये हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पेमेंट एक्सेप्ट भी कर सकते हो, प्लस आप अपनी वेबसाइट पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट में भी पेमेंट एक्सेप्ट करने का फीचर आ जाए। लेकिन ये हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है तो इसका टेस्ट अकाउंट मिलता है, वो बन जाएगा, उसके अंदर सारी एपीआईज की टेस्टिंग आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास बहुत सारी एपीआईज देती हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन की एपीआई होती है कि हर महीने आप किसी से $100 चार्ज कर रहे हैं हर महीने, तो सब्सक्रिप्शन की भी एपीआई आपको देता है। तो इस तरह की एपीआई जो कि बहुत बनाना मुश्किल है, आप क्या कर सकते हो उन केसेस में स्ट्राइप की एपीआईज यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे, पाकिस्तान में नहीं है ये फ्री है, लेकिन जो है ये बेसिकली पे एज यू गो मॉडल फॉलो करते हैं। जितनी आपके पास पेमेंट्स आएंगी ना उसमें से कुछ कमीशन रखेंगे। नहीं 2.5 कुछ ऐसा और 10% होगी रख लेंगे। यहाँ इसकी प्राइसिंग में लिखा होता है कि भाई कितना ये चार्ज करेंगे, तो वैसे तो फ्री है लेकिन जितना भी आप किसी को चार्ज करोगे उसमें से कमीशन रखते हैं 2.9% प्लस 30 सेंट्स। तो ये इनके चार्जेस हैं, हर ट्रांजैक्शन पे ये कटते हैं। बाकी आपके पास आएंगे और आप अपने अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, और आप लोग अपने ई कॉमर्स जो आपने बनाया उसको एक्सटेंड करने के लिए पेमेंट भी आप लगा सकते हो। इसमें एक और अच्छा फीचर है कि बना बनाया चेकआउट दे देता है, आप उसमें कार्ड की इंफॉर्मेशन डालो और क्या करते हैं कि पैसे आप डिडक्ट करवा सकते हो। जी अरे तो किसी और के लिए तो बनानी होगी ना। स्ट्राइप जो है बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। लास्ट ईयर इनकी पता नहीं अर्निंग शायद $1 ट्रिलियन से ऊपर हो गई थी, या ऑल टाइम इन्होंने 1 ट्रिलियन क्रॉस कर लिए। तो $1 ट्रिलियन बहुत होता है, ऑल टाइम शायद इन्होंने क्रॉस करना। तो हमारे पास क्लाइंट जो भी होगा आपका, जिसके लिए आप बनाएंगे स्ट्राइप, वो आपको अकाउंट देगा, उसका अकाउंट आप यूज करेंगे। जी
मैंने आपको बताया कि भाई आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डेटा की एपीआई बनाओ, आप ऐसी भी एपीआई बना सकते हो कि उसको कॉल करने पे क्या हो, कुछ ना कुछ काम हो। जैसे मैं अपनी इस एपीआई को, मैंने हेलो वाली एपीआई को कॉल किया, तो ये एपीआई क्या करेगी, ये एपीआई एक ईमेल सेंड कर देगी। किसको सेंड करेगी? आप ही को सेंड कर देगी कि आप कुछ जो भी आप कोड लिखेंगे उस हिसाब से आपको चलेगी। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं एपीआई के। एक मैंने आपको ईमेल वाला बता दिया सर। जी, ओटीपी भी है बिल्कुल। सर, पाकिस्तान के अंदर आपने बोला ना कि बाहर का अगर कोई क्लाइंट आता है तो हम ये यूज़ कर लेंगे। एक सेकंड, एक सवाल ले रहा हूँ ना। हम ये यूज़ कर लेंगे अगर, लेकिन कोई पाकिस्तान का क्लाइंट आता है तो हम कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे? पाकिस्तान का क्लाइंट आता है, देखिए पाकिस्तान का क्लाइंट आता है तो वो आपको उसी तरह से अकाउंट देगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर अमूमन क्या होता है, क्लाइंट जो है स्ट्राइप का अकाउंट बनवाते हैं, बाहर दुबई से बनवाएंगे, अपना बिजनेस रजिस्टर्ड होगा उनका, दुबई से बनवा के स्ट्राइप उनके पास इनेबल हो जाएगा, बाहर का अकाउंट फिर जो है ना वो ला के देंगे। वरना ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन का बड़ा जो है ना मुश्किल प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ता है, बड़ी मसले होते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास ऑप्शन है लेमन स्क्वीजी, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। बट अब ये चलता है कैसे, मैंने कभी चलाया नहीं है, लेकिन स्ट्राइप ने इसको भी खरीद लिया, एक्वायर कर लिया बेसिकली, तो आप इसमें भी बंद कर देंगे। लेकिन ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, शुक्र है। तो इससे भी आप पेमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं, और इसके अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे शायद दिख भी रहे हैं, सब्सक्रिप्शन का है, ऑर्डर्स का है, ट्रांजैक्शन वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जी। अब यहाँ से सबक, तो एक ऑप्शन है लेमन स्क्वीजी। इजी पैसा, अब देखें इजी पैसा भी अपनी एपीआई देता होगा, चलता होगा, वो भी अपनी एपीआई देता होगा कि भाई आप हमारी एपीआई को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो अपनी एपीआई देते हैं। तो हम जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उसमें भी ज़रूर हो सकता है कि हमें एपीआई बनाने की ज़रूरत पड़े, और आगे चल के हमें पड़ेगी। किस में पड़ेगी? लॉग इन साइन अप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो खैर तब आएंगे तो उसमें देखेंगे। लॉग इन साइन अप इतना आसान नहीं है, टच से आप ब्राउज़र पे इम्प्लीमेंट करो। लॉग इन साइन अप के लिए तो आपको अपनी एपीआई बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके यूजर्स हैं, आप कहीं और थोड़ी रखवा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है उसके लिए, आप जब वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। तो फिलहाल मैं अपनी एपीआई बना देता हूँ। कैसे बनाते हैं एपीआई? इसके अंदर एरे बनेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और फिर उसके फंक्शन बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ गेट। सर कैपिटल कर बता दूँ, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम रखा गेट। गेट क्यों रखा है? क्योंकि गेट की कैट किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये वाला फंक्शन होगा, इसका काम जो हमारी ये वाली एपीआई होगी, इसका काम ये होगा कुछ ना कुछ डेटा ये बस सेंड करे। सेंड करेगा, कि जब भी कोई इस एपीआई को कॉल करेगा, ये बस रिस्पॉन्स में क्या देगा? डेटा देगा। दे देगा। तो उसके लिए हम गेट मेथड यूज करते हैं। वही हमने यहाँ बुक्स की एपीआई में भी देखा था। तो बुक्स की एपीआई के अंदर ये बुक्स की एपीआई के अंदर देखें, बुक्स का डेटा अगर मुझे फेच करना है तो मेथड कौन सा यूज करना था? गेट का। गेट। अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज होगा? पोस्ट। इसी तरह से आगे फिर हमारे पास फैच भी है अपडेट करने के लिए, और डिलीट है डिलीट करने के लिए। फिलहाल हम डेटा फैच करना सीख रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा गेट। रिटर्न के अंदर मैं क्या करूँगा? रिटर्न, यहाँ पे एक चीज मुझे यूज करनी होगी, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? बेसिकली एक क्लास है जो आपके पास टाइप स्क्रिप्ट में क्लासेस थी ना, उसी का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए हम चाह रहे हैं कि कोई हमारी एपीआई कॉल करे, तो एपीआई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगी ना, कुछ ना कुछ जवाबन कुछ भेजेगी। तो वो क्या होगा और किस फॉर्म में होगा वो हम इस लाइन में बताएंगे।
जेसन रिटर्न के साथ। तो हम बता रहे हैं कि भाई जो भी रिस्पॉन्स होगा वो जेसन फॉर्म में होगा, किसी और फॉर्म में भी भेज सकते हैं, बट हम जेसन में भेजते हैं अमूमन। और इसके अंदर हम बता देते हैं भाई रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। सिंपल एक मैसेज होगा हेलो वर्ल्ड। जो कि हमारे पास, इसको मैं अलग अलग लाइनों में कर देता हूँ इस तरह से। तो कोड को देखिए, बिल्कुल आसान से है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो कि हमने ऊपर से इंपोर्ट कराया है, उसके साथ हमने कहा डॉट जेसन, और जेसन के अंदर हम जो है जेसन फॉर्म में कोई भी डेटा पास कर देते हैं तो हमारे पास वो रिस्पॉन्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो ये जेसन फॉर्म में मेरे पास रिसीव होगा। क्या ये API बन गई है या कुछ मिसिंग है? देखते हैं। मैं जाता हूं अपने URL पे localhost 3000/API/hello, एंटर दबाते हैं, देखते हैं API कॉल होती है नहीं होती। नहीं हुई। मैं क्या गलत बता रहा हूँ? सेव तो हुआ है। क्या कर रहे हो यार? गलत पढ़ा रहे हो तुम। अरे इंडियन में डेव कौन करेगा? तो npm run dev हमने कर दिया है, और Next.js 15 अब जो है हमारे पास अच्छे से चल रही है। मैंने भी टेस्टिंग वगैरह करी है, तो अब तक तो सही चल रही है। 15.1 एक वर्जन आ गया, तो ये अपडेट करते जा रहे हैं। खैर, ये Next.js APIs बनाना जो है वो Next.js पे सेम टू सेम ऐसे ही होगा। Next.js 14 में, 15 में और 14 में दोनों में सेम है, तो कोई फर्क नहीं है। क्या है हमारे पास? जब हमने API को कॉल किया localhost 3000/API/hello, जब मैंने कॉल किया तो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है जेसन फॉर्म के अंदर, और उसके अंदर से हमारे पास एक मैसेज है जो कि हेलो वर्ल्ड कह रहा है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ रिस्पॉन्स में मैं बुक्स का डेटा दे सकता हूँ। अब हमने डेटाबेसेस तो पढ़े ही नहीं है, तो डेटा अमूमन हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होता है, बट जो है हम यहाँ पे स्टैटिक डेटा भी दे सकते हैं। जैसे हमने ये वाली API बनाई है, इसके अंदर हम बुक्स का डेटा पास कर सकते हैं। कैसे पास करेंगे? प्रॉपर्टीज देंगे ना, एरे बना। क्या चीज़? देखेंगे ये जो पार्ट है ये तो बहुत आसान है। इसमें आप देखें हमने क्या किया है, रिटर्न के अंदर हमने नेक्स्ट रिस्पॉन्स, एक हमारे पास बनी बनाई क्लास है जिसके ऊपर हमने क्या लगाया, डॉट जेसन का मेथड यूज किया। ये हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको जेसन फॉर्म में रिटर्न कर देगा। मतलब जो भी हमारी API कॉल हो रही है वो इस फंक्शन को कॉल कर रही है, और ये फंक्शन जवाबन हमें क्या रिटर्न कर रहा है? एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड के साथ। तो ये इस तरह से देखें कि जब मैं localhost 3000/API/hello को जब मैं कॉल करूंगा गेट रिक्वेस्ट के साथ, ब्राउजर हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सी भेजता है? गेट रिक्वेस्ट भेजता है। तो हम जब मैं इसको सेंड करूंगा तो मेरे पास जो फंक्शन कॉल होगा वो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, गेट का फंक्शन। और ये वाला फंक्शन जवाबन क्या चीज रिटर्न कर रहा है? रिस्पॉन्स, एक मैसेज रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड, बस। तो वही हेलो वर्ल्ड हमें मिल जाएगा। किस फॉर्म में भेज रहा है? यहाँ से जेसन फॉर्म में, जेसन फॉर्म में भेज रहा है। तो यहाँ पर भी हमें जो रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन फॉर्म में आएगा। तो बस ये रिस्पॉन्स भेजने का एक हमारे पास तरीका है कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स की हमारे पास क्लास होती है, इसको यूज करते हुए हम जो है अपना रिस्पॉन्स भेजते हैं। yes. हर API के अंदर नेक्स्ट रिस्पॉन्स करके रिस्पॉन्स भेजेंगे। API के अंदर हम और भी काम करा सकते हैं यहाँ पे, बट फिलहाल तो हमने रिस्पॉन्स भिजवाया जी। इन्होंने कहा बहुत दफ़ा जब हम API को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो API 404 का एरर देती है। हाँ, क्योंकि वो हमारी API बनी नहीं है।
404 जहाँ भी एरर आया ना समझ लेना कि भाई वो एपीआई आप गलत कॉल कर रहे हो, यूआरएल गलत है, क्योंकि उसको एपीआई ये ऐसी बनी ही नहीं है जो आप कॉल कर रहे हो। तो 404 का ये मतलब जी नहीं, बैड रिक्वेस्ट 404 अगर आ रहा है 404 नॉट फाउंड होता है, बैड रिक्वेस्ट नहीं होता। 500 जो होता है ना 404 तो नॉट फाउंड का होता है, 500 होता है बैड रिक्वेस्ट का। 500 अगर आ रहा है तो आपने एपीआई के अंदर कुछ सिंटैक्स एरर किया हुआ है या कुछ गलती ऐसी करेंगे जिसकी वजह से आपकी एपीआई क्रैश हो रही है। जैसे यहाँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स के अंदर जो है मैं ई हटा देता हूँ, अब ये खराब हो गई एपीआई, ठीक है, एरर भी आ रहा है फिर भी मैं चला रहा हूँ। वैसे तो यहाँ नेक्स्ट इसमें ये ऊपर ही शायद एरर देंगे, क्या लिखा हुआ है 500, जिसका मतलब हमारी एपीआई में कुछ कोड में गलती है, हमारी एपीआई क्रैश हो रही है। तो 500 बेसिकली बैड रिक्वेस्ट होती है जो आप कह रहे हैं ना, तो हमारी एपीआई क्रैश होती है तो 500 का एरर आता है। फिलहाल हमने सही सही कोड लिखा है, हमारी एपीआई सही से रिस्पॉन्स कर रही है और हेलो वर्ल्ड सिंपली रिटर्न कर रही है। जी उबैद, डिप्लॉय कैसे होगी हमारी एपीआई? हमारी एपीआई डिप्लॉय कैसे होगी? बहुत आसान है, हम अपने नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे, हमारी एपीआई भी खुद ही बन जाएगी वर्सल पे। तो कोई हमने एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, वर्सल हमारे पास हमारी वेबसाइट को भी डिप्लॉय कर देगा, हमारी एपीआई को भी डिप्लॉय कर देगा। तो जैसे वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं वैसे ही करेंगे, वो खुद ब खुद आपकी एपीआई लाइव कर देगा। तो हम करके भी देख लेंगे, बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि एपीआई कॉल कैसे हो रही है, एपीआई बनाते कैसे है। सबसे पहला काम तो ये है कि फाइल का नाम route.tsc होना चाहिए, फोल्डर का नाम कुछ भी रख दो, हाँ route.tsc होगा। tsx जो है हमारे पास यूज होता है JSX वाला, जो हमारा HTML का सिंटैक्स है उसके लिए। यहाँ तो हम HTML वगैरह नहीं करेंगे ना, यहाँ तो हम प्योर फंक्शनैलिटी होगी। तो route.ts हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनेगी और उसके अंदर हम नॉर्मल फंक्शन जो है वो हमने कॉल कर क्या। क्वार्टर 1 के अंदर आपने TS यूज किया था या TSX यूज किया था? TS यूज किया था या TSX यूज किया था? बताता हूँ, एक सेकेंड, अब एक सेकेंड, एक जवाब दे दूँ। TS क्यों रखा है? क्वार्टर 1 के अंदर आपने आप जो भी फाइल का नाम रखते थे वो क्या रखते थे? .tsx, TSX नहीं रखते थे। फिर हम जब क्वार्टर 2 के अंदर आए तो हमने एक नई चीज पढ़ी, फाइल का नाम हम रखते हैं page.tsx। TSX हम फाइल का नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें HTML रिटर्न करवानी होती है टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन में। क्योंकि हमारी फाइल जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे page.tsx है। tsx हमारे पास एक सिंटैक्स है जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, टाइप स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो और HTML भी लिख रहे हो। यहाँ पे हमारे पास HTML और टाइप स्क्रिप्ट दोनों लिख रहे हो, इसलिए हम TSX फाइल का नाम रखें। APIs के अंदर हमारे पास HTML नहीं हम करते, तो इसलिए हम जो है सिंपल फाइल का नाम रखेंगे route.ts। तो TSX हमारे पास कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, पेजेस बनाने के लिए यूज होता है, API बनाने के लिए नहीं यूज होता। एक मिनट जी। अच्छा, राउट का नाम जो है, जो ये परवेज भाई का भी सवाल था, जो हम फाइल का नाम रखते हैं वो कुछ और क्यों नहीं रख सकते? route.tsc क्यों रखते हैं? यार मैं एक जवाब दे दूं, जवाब दूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन एक तो दे देना पहले। route.ts फाइल का नाम रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि API जब नेक्स्ट, ये API कौन बना रहा है? ये Next.js बना के दे रही है आपको।
इतना आसान थोड़ी होता है एपीआई बनाना, जिन्होंने बनाई है उनको आइडिया होगा। नेक्स्ट.js आपकी हेल्प कर रहा है भाई, आप बस फंक्शन लिखो मैं आपके लिए एपीआई बना दूंगा। अब नेक्स्ट.js को कैसे पता चलेगा, आपके पास इतनी सारी फाइल्स है उसमें से एपीआई वाली फाइल कौन सी है? नेक्स्ट.js को कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट.js सिर्फ ये देखेगा जिस भी फाइल का नाम route.ts है वो एपीआई है, तो उसको कंसीडर करेगा कि वो एपीआई है, उसकी एपीआई बनाए। अब हर फाइल की थोड़ी एपीआई बनाएगा, page.tsx की थोड़ी एपीआई बनाएगा, क्योंकि वो पेज बनाने के लिए। इसी तरह से आपके पास बटन का कंपोनेंट है, तो बटन की थोड़ी एपीआई बनाएगा, वो बटन आपके पास सिंपल कंपोनेंट बनाने के लिए। तो नेक्स्ट.js के लिए नेक्स्ट.js ने कहा है अगर आपने आसान तरीके से एपीआई बनानी है तो फाइल का नाम रखो route.ts, मैं आपके लिए खुद ब खुद एपीआई बना दूंगी, वरना एपीआई बनाना बहुत मुश्किल काम था पहले। जी सबसे पहले एपीआई के अंदर हम डेटा स्टोर नहीं करते, डेटा हमेशा स्टोर होता है डेटाबेस में। एपीआई यूज होती है डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस जहां पे सारा डेटा रखा हुआ है और एपीआई, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ कनेक्शन बनाते हैं, ऐसे ही नहीं कनेक्ट हो जाते, हम कनेक्शन बनाते हैं। तो फिर एपीआई जो है क्या करेगी, आपके डेटाबेस से डेटा फेच करके ले आएगी। लिंक सही नाम नहीं होगा, कनेक्शन कह सकते हैं। हम डेटाबेस नहीं पढ़ेंगे ना, देखें हमें एपीआई तो एक सेकंड, कौन है भाई नादरा, आज जो आप बता दो। आप नागरा की एग्जाम्पल से बताओ। अच्छा अभी बताता हूँ। आपका सवाल क्या था? हाँ, आप कह रही थी भाई डेटा जब हम अलग से लाएंगे तो एपीआई का क्या फायदा, यही सवाल था। दोबारा बोले। अच्छा मैं बताता हूँ, इनका सवाल ये है कि भाई कैसे हम जो है अपना डेटा एपीआईज में लाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जो है कुछ कनेक्शन का कोड लिखेंगे एपीआई के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा भाई मेरा डेटाबेस कहाँ पे रखा है, डेटाबेस की लोकेशन बताऊंगा और डेटाबेस का पासवर्ड भी बताऊंगा। कुछ कोड लिखूंगा, यहाँ पे कोड लिखूंगा तो ये मेरी एपीआई क्या करेगी, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा और कोड लिखूंगा कि भाई फेच करके ले आओ, क्या फेच करके ले आओ, बुक्स डेटा। ये तो मैं अभी फिलहाल कमेंट्स लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आगे चल के आप क्या लिख रहे होगे, यहाँ पे कुछ कोड लिख रहे होगे जिससे जो है डेटाबेस से डेटा फेच करके ला रहे हो। एपीआई हम डेटाबेस को डायरेक्ट फ्रंट एंड के साथ कॉल नहीं कर सकते, आपके ब्राउजर से डेटाबेस को नहीं एक्सेस कर सकते, सिक्योरिटी रिस्क है। ऑथेंटिकेशन भी आपके पास होती है, उसके लिए भी आप एपीआई बनाते हैं। लॉगिन साइन अप जो है ना, उसके लिए भी आपके पास एपीआई होती है। जी कुछ भी रख लें। अच्छा देखें, इनका सवाल ये है कि अब मुझे भाई बहुत सारी एपीआईज बनानी है, तो अब जो है मैं किस तरह से बनाऊं, किस तरह से बनाएंगी? जैसे पेजेस बनाते हैं सिंपल, कि भाई आप ऐसे थोड़ी कर दो हेलो के साथ ही दूसरी route.ts की फाइल बना दे, तो ऐसे थोड़ी बनेंगे, एक ऐसे तो वो बनाने भी नहीं देगा। हम क्या करेंगे, एपीआई के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे और उस एपीआई का नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूं। अब मैं दूसरी एपीआई बना रहा हूं,
एक मैंने हेलो की एपीआई बनाई, अब दूसरी एपीआई मैं बना रहा हूँ, उसके लिए मैं फोल्डर बनाऊंगा पहले, और फोल्डर का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, और इस बार मैं रख लेता हूँ बुक्स फॉर एग्जाम्पल। तो एक हमारे पास हेलो की एपीआई हो गई, एक हमारे पास बुक्स की एपीआई हो गई। बुक्स की एपीआई के लिए अभी सिर्फ फोल्डर बनाया है, फाइल बनानी है तो इसके अंदर भी route.ts ये मैं बना लूंगा, और इसके अंदर भी सेम टू सेम हम फंक्शन वगैरह कॉल करेंगे, और ये भी हमारे पास वैसे ही एपीआई की तरह चलेगी जैसे हमारे पास हेलो वाली एपीआई चल रही है। जी दोबारा बोलें, इमेजेस कैसे रखेंगे? देखिए एपीआई के अंदर इमेजेस हम स्टोर नहीं करते, इमेजेस हम स्टोर करते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एक का नाम है जैसे S3 बकेट, वो हमारी इमेजेस स्टोर कर रही है। हाँ, स्टोर करने के बाद हमें इमेज का URL दे देते हैं, हम क्या करते हैं अपनी एपीआई के अंदर बस वो URL दे रहे होते हैं। तो इमेजेस जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो उनकी लोकेशन है वो एपीआई नहीं होगी, बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेटा जो है आप डेटाबेस पे स्टोर करते हैं, इसी तरह से इमेजेस जो है एक अलग जगह पे स्टोर करते हैं। इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं इमेजेस और वीडियोस, क्लाउडनेरी में भी कर सकते हैं। इतना आगे बढ़ गया तो फिर तो इसके टॉपिक्स ही रह जाएंगे। देखिए क्लाउडनेरी जो है इमेजेस स्टोर करने के लिए यूज होता है, उसके अलावा एक और भी आपके पास ऑप्शन है जो कि आसान है। तो गूगल किस लिए है, करके तो देखें, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। क्लाउडनेरी की भी अपनी भी डॉक्यूमेंटेशन है। एक और मेरे पास प्लेटफॉर्म है फाइल स्टोरेज के लिए, मतलब इमेजेस वगैरह स्टोर अगर आपने करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज, इसका नाम है, भूल गया हूं मैं, इसका नाम कोई बात नहीं, जब याद आएगा तो जो है मैं बता दूंगा। फाइल स्टोरेज वो भी अच्छा एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पास फाइल्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज होता है। अच्छा, वापस आते हैं एपीआई की तरफ। तो हमने क्या करा, हमने एपीआई बनाना सीखी जिसके अंदर जो है सिंपल हमारे पास जेसन फॉर्म के अंदर रिस्पॉन्स आ गया। जी page.tsx में कैसे यूज करेंगे, हमने अभी एपीआई बनाई है हेलो जो कि सिंपल रिस्पॉन्स दे रही है जेसन फॉर्म में। अब इस एपीआई को फैच करके हम अपने पेज में भी तो दिखाएंगे ना, अपने यूआई में भी तो दिखाएंगे, तो वो भी हमारे पास बहुत आसान है, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। जी गेट हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो हम एपीआई बना रहे हैं वो गेट रिक्वेस्ट होगी, बेसिकली सिर्फ डेटा आपको दे रही है। हम जब भी उस एपीआई को कॉल करेंगे वो बदले में सिर्फ डेटा देगा। अगर मुझे डेटा इंसर्ट करवाना होता तो मैं गेट नहीं लिखता, बल्कि क्या लिखता, पोस्ट लिखता। ये कन्वेंशन है। नेक्स्ट.जेएस ने कहा है भाई एपीआई बनानी है, ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है सारी चीजें। एपीआई बनानी है, गेट रिक्वेस्ट के साथ बनानी है, कुछ नहीं करो, आप route.ts की फाइल बनाओ, उसके अंदर गेट का फंक्शन बना दो, तो वो जो है गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। पोस्ट का फंक्शन बना दो, वो पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। इस तरह से मैं नीचे पोस्ट का भी बना सकता हूँ। सर अगर हमें सेम एपीआई में एडिट करना हो तो? जी दोबारा बोले, नहीं ना, देखो कन्वेंशन है ना, नेक्स्ट.जेएस से बोला, नेक्स्ट.जेएस ने कहा कि अगर आपने गेट रिक्वेस्ट बनानी है तो फंक्शन का नाम फिक्स है, यही रखना होगा। जाहिर है, वरना नेक्स्ट.जेएस को पता कैसे चलेगा भाई कौन सी गेट रिक्वेस्ट है, कौन सी पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो इसलिए उन्होंने कन्वेंशन बनाई है, फंक्शन का नाम गेट रख दो। आसान तो है सर जी। सेम रिक्वेस्ट एक मिनट जी,
अमूमन हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है ना वो जेसन फॉर्म में आता है, तो हम वो रिस्पॉन्स कैसे वापस सेंड करते हैं वो इस तरह से करते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हर एक के लिए ही होता है बिल्कुल। हाँ बस ये है कि डेटा यहाँ पे चेंज होगा, डेटा चेंज होगा बिल्कुल जी। सर अगर सेम रिक्वेस्ट जैसे API गेट करने का इसमें कुछ इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट की आप नीचे ही फंक्शन बना लो, लेकिन इंसर्ट करेंगे क्या अभी फिलहाल हम। मतलब अगर जब डेटा हो ना हमारे पास उसको हाँ। चेंज करना हो तो फॉर सपोज अपडेट की कह रही हूँ तो मैं अगर ये वाला काम करना है ना तो आपके पास डेटाबेस भी होना चाहिए जो डेटा स्टोर कर रहा है। तो फिलहाल हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो हम वो डेटा अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। बट पोस्ट रिक्वेस्ट भी इसी के नीचे आप बना सकते हो जो क्या हैंडल करेगी पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा इंसर्ट वाले काम को। फिलहाल हमने गेट रिक्वेस्ट को किया है, इसको बस हम जल्दी से API मैंने बना ली है हेलो की जो कि रिटर्न कर रही है मैसेज। हेलो वर्ल्ड। इस API को फ्रंट एंड में कैसे Next.js पे यूज करेंगे, बहुत आसान है। page.tsx में मैं आऊंगा, ये सारा कोड मैं हटा देता हूं और API फैच करने का क्या तरीका होता था वही तरीका होगा सेम टू सेम। फैच करेंगे हम यहाँ पे पहले तो इसको एसिंक कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इक्वल है अवेट फैच। फैच का फंक्शन वैसा का वैसे ही रहेगा। URL के अंदर क्या आएगा, हमारी वाली जो हमने HTTP दी एक है, तो हम पूरा URL लिख सकते हैं लेकिन हमारी जो API है वो Next.js के अंदर ही एग्जिस्ट करती है ना। तो Next.js ने आपको आसानी दी है, वो बोल रहा है भाई पूरा URL ना भी लिखो खाली तब भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सिर्फ तो मैं लिखूंगा /API/hello। हेलो। जब मैं ये लिखूंगा तो ये समझ जाएगा भाई Next.js के अंदर ही कोई API है जिसे जिसका URL जिसका एंड पॉइंट ये है /API/hello। हेलो। तो उसको कॉल करना है इसे। तो ये Next.js आपके काम को आसान बना रहा है। यस। अच्छा अगेन फिर हमारी API का जो बाकी का प्रोसेस है वो सेम टू सेम रहेगा कि भाई हमने जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है जेसन फॉर्म में उसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और उसको प्रिंट करा। तो ये 3 लाइनें बस वैसी की वैसी हैं, ये बस चेंज है कि हमारा जो बेस URL है वो हम ऐसे लिखें। वरना अगर आप लोकल होस्ट 3000 लिख दोगे ना तो मसला ये होगा कल को हमें इसे डिप्लॉय भी करना होगा। डिप्लॉय करने के बाद क्या मसला आएगा भाई URL तो चेंज हो जाएगा। जाहिर है वर्सल पे जब आप डिप्लॉय करोगे तो वर्सल पे तो लोकल होस्ट 3000 नहीं होता ना, वर्सल का अपना URL होता है, तो फिर वापस आगे ये चेंज करना पड़ेगा। तो वर्सल ने आपको ये आसानी दी है कि भाई ये जो बेस URL होता है ना वो लिखो ही नहीं, वो खुद ही फिगर आउट कर लेगा। हम बस एंड पॉइंट बताते हैं URL के बाद वाली चीज़ कि आपकी API कहाँ रखी है, तो खुद ही समझ जाता है। इसको मैं सेव करता हूँ और हमारे पास यहाँ पे जो है page.tsx पे डालते हैं पहले ताकि वो कॉल तो लोकल होस्ट 3000। मैं अपनी वेबसाइट पे आया तो ये मेरी API कॉल करेगा, कंपाइल हो रहा है और जो है हमारी API कॉल हो जानी चाहिए। क्या है भाई एरर आ गया, इनवैलिड 500 का एरर है, फेल टू पार्स URL API/hello। इनवैलिड URL मैंने डाल दिया। सही तो था। क्या मसला है भाई, नहीं ये बता भी तो रहा है ना 500 तो है लेकिन इनवैलिड URL किस चीज़ का है, API/hello। Next.js 15 में हो सकता है इन्होंने कुछ चेंजेस करी हो, 14 में भी यही आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट लिख के हम ट्राई कर लेते हैं, लोकल होस्ट 3000, देखते हैं शायद इसका मसला हो। वैसे तो ये इसके बगैर भी चल जाता था, लेट्स सी। हाँ अब हमारे पास सही रिस्पॉन्स आ रहा है जब मैंने पूरा URL लिखा, बट इसका कुछ ऑल्टरनेट होगा। हमारे पास इस तरह से भी चल जाता था बट शायद कुछ चेंजेस हुई हो या मैं भूल गया हूँ। तो अब तो हमारी याद करने में ज़्यादा आसानी होगी कि हमारा जो भी API का URL है हमने एज इट इज पास कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा ये हमारे पास रिस्पॉन्स दे देगा। हमने डेटा में स्टोर कराया और डेटा को कंसोल पे प्रिंट करा दिया।
तो जो भी हमारी एपीआई रिस्पॉन्स दे रही थी वो हमारे पास प्रिंट हो गया है टर्मिनेटर। डिप्लॉय भी होगा, लेकिन फिर हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। हम देखते हैं अभी नेक्स्ट इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि भाई इसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छा, इसी तरह से नादरा की एग्जांपल जो भाई ने बोली थी, नादरा की एग्जांपल दे, तो नादरा में भी इसी तरह से होता है। नादरा क्या करता है, अपनी एपीआईज बनाता है। अपनी एपीआईज बनाने के बाद वो कहता है कि भाई अगर वैसे तो पब्लिक नहीं होती वो एपीआई, सबको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का ही कोई इदारा है वो कहता है नादरा से कि भाई मुझे लोगों का डेटा चाहिए, तो नादरा क्या करेगा, पूरा डेटा उठा के दे देगा डेटाबेस? नहीं, डेटा नादरा के पास ही रहेगा। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए नादरा एपीआईज देगा अपनी दूसरे इदारे को। फिर वो इदारा क्या करेगा, वो उनकी एपीआई से किसी का भी डेटा मंगवा सकता है, किसी भी यूजर का डेटा मंगवा सकता है, उनकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो इस तरह से एपीआईज काम कर रही होती हैं और यूज होती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए। जी, नादरा एपीआई ऐसे थोड़ी दे देगा, ऐसे तो भाई सबके मजे लगे हुए, फिर नादरा का फायदा ही क्या। अच्छा, तो भाई आप लोग ये इम्प्लीमेंट करो और जो है फिर हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। कौन है यहाँ पर आके एक दूसरी एपीआई बना सकता है बिल्कुल इसी तरह की? बस फर्क ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे मैसेज रिटर्न कर रही है, वहाँ पे हमारे पास बुक्स रिटर्न कर रही है। अच्छा, आप तो पहले आ चुकी हैं एक दफ़ा, आपको नहीं बोला, आप पीछे, आप नहीं आई ना अब तक, आ जाए आप, आ जाए। नहीं, वो कंप्यूटर के पास जो बैठे, जी आप आ जाए। देखने नहीं दूंगा मैं कि भाई एक दफा दोबारा से देख लेता हूँ सिंटेक्स क्या था। अब रुक जाओ, मैंने उन्हें बुला लिया, जब तुम्हें बुलाया हम सोच रहे थे करूँ नहीं करूँ। वालेकुम अस्सलाम, आ जाए। तो इनका टास्क ये है कि बगैर देखे बुक्स की एपीआई बनानी है, और जो है जैसे हमने हेलो वर्ल्ड की एपीआई बनाई है वैसे ही हमने बुक्स की एपीआई बनाई। अब बुक्स की एपीआई के अंदर बुक्स का डेटा होगा, नेम, आईडी, ऑथर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट। नहीं, वो गलत भी बनाता है। अच्छा, एक बुक का डेटा ना हो, बुक्स का डेटा। यस सर। किसका सवाल है? फाइल नेम देख लेना। कौन है? हैंड रेज करें जी। अच्छा, इनसे पूछेंगे। मल्टीपल बुक्स।
तो एक नहीं book फैच तो नहीं करना, फैच नहीं करना, सर ने बोला है मल्टीपल डेटा देना है। अरे फेच करना होता है। नहीं फैच नहीं करना, अपना डेटा देना है। हाँ एरे में बनेगी, हाँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, वरना तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। सर ने बोला है API लानी है कुछ भी रख रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहा है वो भी रख सकते हैं। अरे हो गया। सर एरे मुजफ्फर सही है। नहीं नहीं ये वजह नहीं, ये वजह नहीं है। पढ़ रहा है भाई। नहीं सर सिर्फ एरे लगेगा, एरे लगेगा। अरे बुक्स सर एरे ऑफ, मैं तो नहीं बोला। सर ऑब्जेक्ट्स, पता नहीं। सर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। वो पायलट से मैंने किया भी नहीं है। वो पायलट सही है, सही है। मुझे भी यही लगा था, बोला नहीं। चलो भाई मुजफ्फर यहाँ पर आगे बढ़ो। यही रहेगा, आ जाओ जल्दी आओ। नहीं रुके। तो सारा काम तो मैं सुमन ने कर लिया है। अब देखते हैं ये मुजफ्फर जो इसमें अभी एरर आ रहा है, और कोई गलती हो तो वो भी देख लेना, फिर हम इसको क्योंकि चला के देखेंगे। गलत हुआ तो दोनों पे जाएगा, सही हुआ तब भी दोनों पे जाएगा। नाम क्या? वो डिमांड रख रहे हैं, बोले अगर कर दिया तो नाम हटा देंगे। हटा देंगे, हटा देंगे। चलो अगर सही किया तो ये क्या किया? हो गया सर। क्या? क्यों? मल्टीपल डेटा है इसलिए एरे के अंदर कर दिया है। ऐसा अच्छा इसको फॉर्मेट तो कर दूं। हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बुक्स हमारे पास है, एक मैथ्स की और एक साइंस की, जिसके अंदर हमारे पास डेटा है सिंपल, हमने नॉर्मल डेटा रखा है। और जो है ये हमारे पास क्योंकि मल्टीपल डेटा है तो हमने क्या यूज़ करना है? एरे यूज़ करना है। तो ये हम क्वार्टर 1 में भी कर चुके हैं। मल्टीपल डेटा के लिए एरे और उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब सबसे मेन चीज़, और कुछ करना है इसमें या फाइनल है? हिंदी बोलना। अरे ये मैंने नहीं दिया। नहीं कुछ भी नहीं है, नहीं है कुछ। जूम आउट करके अपनी गलती छुपा रहे हैं। नहीं ना कुछ भी गलती नहीं है। अरे बस चला के देख लें। API का URL क्या होगा? /API/book। पेज पे जाके कॉपी करने API हेलो नहीं होगा, API बुक होगा, बुक होगा। ये फिल्म है मुजफ्फर। इत्मीनान से एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया। हमने क्या URL रखा हुआ है? /API/hello। और दूसरी जो हमने API बनाई है उसका URL हमने रखा है /API/books। मैं चाह रहा हूँ एक और API हमारी हो, लेकिन वो API हमारे पास सारी बुक्स का डेटा ना दे, बल्कि वो API हमें सिंगल बुक का डेटा दे। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे अगर मैं ID 1 देता हूँ तो पहली वाली बुक आ जाए, ID 2 देता हूँ तो दूसरी वाली बुक आ जाए, ID 3 देता हूँ तो तीसरी। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये डायनेमिक करना है। जैसे फाइल सर जैसे वहाँ पे करते पेजेस का, वैसे यहाँ पे लेकिन करते एक हैं। सेकंड,
अभी पूछता हूँ, लेकिन API/books तो हमारे पास क्या है, फोल्डर का नाम है ना? फोल्डर है। तो ये जो 3 है ये भी हमारे पास कुछ फोल्डर का ही नाम होगा, बट इसको डायनामिक कैसे बनाऊं? जी सर स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे इसके नहीं फोल्डर पता पता कैसे बनाऊं? स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से बनाऊं। हमने डायनामिक पेजेस बनाना सीखे थे, जिसके अंदर हमने हर बुक का अलग पेज पेज था। बनाया था। इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ डायनामिक API बनाना, जिसमें हर बुक की अलग API हो। तो उसको करने के लिए हमने क्या करना होगा, स्क्वायर फोल्डर का नाम रखना होगा ऐसे। स्क्वायर आईडी। डायनामिक बनाने के लिए हमने सीखा था कि स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं फोल्डर के नाम में। तो हमारी API का जो URL होगा वो कुछ इस तरह से होगा। स्क्वायर आईडी तो बनाते हैं। मेरे पास बुक्स है। करते हैं, मेरे पास API का फोल्डर है, API के अंदर बुक्स का फोल्डर है। बुक्स के अंदर ही मुझे क्या करना है, एक और फोल्डर बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट से, क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे डायनामिक रखना है। आईडी और इसकी जगह पे मैं ID लिख देता हूँ, एंटर। इसमें भी हम यूनिक चीज़ ही पास करेंगे। अब अच्छा, ये मैंने फोल्डर बनाया है, फोल्डर बनाना। अब इसके अंदर हम पेज बनाएंगे। अब इसके अंदर page.tsx कौन है? route.tsx कौन है? route.ts route.ts। तो इसके अंदर मैं अपनी API की फाइल दे दूंगा। route.ts APIs बनाने के लिए हमारे पास यही नाम है। सही। ID मेरे फोल्डर का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि ID वाला Dynamic पार्ट जो करना है वो डायनेमिक मुझे रखना है। अब आगे मुझे नहीं पता कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो किसको आता है भाई? फैच करेंगे ना। किसको आता है? आपको तो आता ही है ना? सर बहुत सर्दी है, नहीं आता। नहीं आता, दोनों को नहीं आता। आता है सर। स्क्वायर ब्रैकेट तो बता दिए था आता है सर। जी। किसको आता है? इससे आगे शहाबुद्दीन को आता है। तो शहाबुद्दीन भाई आगे, आपको भी आता है पीछे? तो ये इतना हैंड रेस क्या होता है? चलो अब उन्हें बुला लिया ना, अगली दफा थोड़ा ऐसे कर दें। आ रहे भाई, यहीं से बेटा सबसे मिल के आ रहे हैं। वापस जाने की उम्मीद नहीं। अच्छा, टास्क ये है, बिल्कुल सिंपल सा हमने रखना है। पहला टास्क ये है कि URL के अंदर से हमारे पास ID आएगी, उस ID को मैं रिटर्न करा दूंगा फिलहाल, फिर हम बुक्स वाला काम आगे चल के करेंगे। तो इनको समझाना भी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक डायनामिक राउट हम बनाने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो डेटा फेच करेंगे, जो API है हमारे पास उसको डीस्ट्रक्चर करेंगे, उसके अंदर जो हमारे पास ID है वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, ऑब्वियसली एक फंक्शन हमारे पास आएगा, तो RFC। जिनको नहीं पता, ये रिएक्ट स्निपेट्स हमारे पास एक एक्सटेंशन है, देखते हैं आपके पास। आपने फंक्शन और हमारे पास नाम गेट हो जाएगा, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स देखते हैं, ठीक है, छोटा कीबोर्ड का मसला है। एक्सपोर्ट फंक्शन गेट, और यहाँ पर हम लोग डेटा फेच करने वाले। तो हम एक काम करते हैं,
जो भी हमारी आईडी होगी ना, फिलहाल उसी को रिस्पॉन्स पे रिटर्न कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूआरएल पे आए, ये इतना पार्ट तो हम पिछली एपीआई में भी करते थे, तो ये वाला पार्ट तो सेम है। गेट रिक्वेस्ट है क्योंकि हम एपीआई डेटा फैच कर रहे हैं, लेकिन हमें इस केस में सिंगल बुक का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हमारी आईडी हमने डायनामिक राउट बनाया, तो हमारी यूआरएल जो होगा जब भी कोई एपीआई कॉल करेगा, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी ने आईडी दी बुक की 2, तो मैं चाह रहा हूँ जब इस एपीआई को कोई कॉल करे ना, तो रिस्पॉन्स के अंदर लिखा है ऑब्जेक्ट की सूरत में बुक आईडी 2। जो भी मैं यहाँ पे आईडी दूंगा बस वो रिस्पॉन्स पे लाना है इसी तरह से। नहीं तो हम गेट क्यों करेंगे? इसका डेटा कहाँ से फेच करना है? डेटा नहीं फेच करना ना, मैंने कहा सिर्फ एपीआई से जो भी आईडी आ रही है ना, बस उसे रिटर्न करना है। डेटा कुछ भी नहीं है, बुक्स का डेटा भी छोड़ दें, तो बाद में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पैराम्स लगा देंगे हम, सिंपल पूरी हमारे पास इसके अंदर जो डेटा होगा। अच्छा, ये पैराम्स वाली चीज हमने करी थी, यस सर। किसमें करी थी? जब हमने पेजेस में करी थी, डायनामिक पेजेस पढ़े थे। देखिए यहाँ पेजेस तो ऊपर नहीं इन्हें बना रहे, इंटरफेस बनाना पड़ेगा ना ऊपर। तो ये पैराम्स वाली चीज नहीं चलेगी जी। तो इनकी हेल्प के लिए, शाहबुद्दीन की हेल्प के लिए कौन आ रहा है? अब आना है, बना लोगे ना? आ जाओ। मुइज कौन है? मुइज हाथ उठा दो, आ जाओ। नहीं नहीं, आ रहे हैं ना अभी, मुइज को जोड़े, मुइज चुप के बैठे हुए अभी जी। लड़कियों में कौन कह रहा है? क्या वो कच्चा बच्चा आ रहा है? कच्चा बच्चा। आ जाओ। बस आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? ऐसे आपको उठाते कच्चा कल से अगली बार मैं स्वेटर पहन के आऊँगी। आपको छुट्टी नहीं करेंगे? आ जाओ भाई, नाम बताओ। नहीं मुझे नहीं, सबको। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वालेकुम अब्दुल समद सिद्दीकी। और अभी ये मैं आया हूँ यहाँ पे मतलब एज सॉल्व करने के लिए दूसरी है, तो इधर ये भी बोलेंगे सर कीबोर्ड खराब है आपका। सही कर रहे हैं? नो सर, नहीं, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। आपको तो नहीं आता था, आपने बोला। हाँ नहीं आता। तो फिर क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि हम एपीआई कॉल करते हैं। हमने बुक्स की एपीआई बनाई, हमने बुक्स की एपीआई कॉल करी, आसान थी, बुक्स का डेटा आ गया। हमारा अगला टास्क ये है कि मैं डालूँ /books/बुक की आईडी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यूज़र कोई भी दे सकता है। तो मैंने ये बोला कि वो जो डायनामिक आईडी है उससे क्या कर दो, रिटर्न करा दो। जैसे ये रिटर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं ये रिटर्न सही होता है नहीं होता या कुछ ख़राब करता है। ये देखें ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आईडी आ रही है उसे रिटर्न करा जी, पैरम में जो आईडी आएगी उसको इधर रिटर्न करा वो देख ले रहे हैं। इधर आते हैं, हो जाएगा सेव। सही है, एपीआई का कॉल करें। शाहबुद्दीन भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे, तो देखते हैं दोनों का तरीका सही है। यहाँ लिखें लोकलहोस्ट 3000/API/books/बुक की आईडी कोई सी भी हो सकती है, 1 2 3 4 /API/books/buck
स्लैश बुक की आईडी कोई सी भी 2 दे दें। 1 दे दें, 2 दे दें। तो हमारे पास आ जाएगा भाई रिजल्ट, और रिजल्ट की सूरत में हमारे पास आ जाएगा भाई आंसर, और आंसर आगे चल जा भाई। अरे ये रिजल्ट तो नहीं मिल रही है। नहीं, पूरा कोड ही गलत है। अबे कुछ 1-2 चीज होती तो मैं बता देता। ये डिलीट रिक्वेस्ट पर है। अभी इशारा है, तीसरे कुर्सियाँ खत्म हो गई हैं, तो आप खड़े हो जाए, अभी बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम। पैराम्स वाली चीज जो है, एक सेकंड, पैराम्स वाली चीज जो है आपके पास पेज में चली पेजेस के लिए होती है, एपीआईज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है। आप देखते ही बता पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पर हमें पैराम्स तो ये लोग नहीं देते, लेकिन यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट जो हमने भेजी होती है वो मिल रही होती है यहाँ पे इसके पैरामीटर के अंदर रिक्वेस्ट। और पहले ना सारा कोड हटा दें जो पहले से लिखा हुआ है, ताकि जो है ना ये 2 लाइनें जो है इनको हटा दें, फिर उसके बाद जो है आगे काम। और इसकी टाइप होती है नेक्स्ट रिक्वेस्ट। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है ये, तो इस रिक्वेस्ट के एंड में ही हमारे पास आईडी होगी। इस रिक्वेस्ट को हम कर सकते हैं स्प्लिट। नहीं, ये नहीं आएगी। रिक्वेस्ट में से यूआरएल निकालेंगे, यूआरएल हमारे पास आ जाएगा, उसको हम स्प्लिट कर देंगे। अच्छा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन आप यूआरएल तक पहुंच गए ना, तो यूआरएल पे एक और ऑप्शन आ रहा था, बैक करें, इससे भी बैक करें, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट यूआरएल आगे डॉट लगाएं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा गेट, लिखें गेट पैराम्स, नहीं है पैराम्स लिखें, नहीं है, सर्च पैराम्स आ रहा है, नहीं सर्च पैराम्स नहीं होगा। नेक्स्ट यूआरएल के अंदर क्या था, गुड। ट्राई कर लें। जब फंसते हम क्या करते हैं, बॉस करते हैं, या हम जो है गूगल कर लेते हैं सिंपल। गूगल इतना भी बेकार नहीं है, वैसे वो वाले तरीके से भी हो जाता है, लेकिन हमारे पास आसान तरीका है इस वाली चीज़ को करने के लिए। लिखें, हाँ route.ts लिखें, route.ts इन Next.js। जरा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखते हैं कि भाई इन्होंने किस तरह से किया हुआ है। यही कोड हमारे पास रिपोजिटरी में हुआ है, तो देखते हैं। यहाँ पे ये हमें सिखा रहा है कि जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं एपीआई को, आपके पास एक पैरामीटर आता ही आता है जिसको अभी तक हमने नहीं बनाया था, वो अभीश ने अभी आके बनाया। मैंने क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि इस रिक्वेस्ट को हमें यूज ही नहीं करना था मेरे वाले केस में। अभीश वाले केस में हम इस रिक्वेस्ट को यूज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये रिक्वेस्ट बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो Next.js आपको हर एपीआई के साथ देता है। ये रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल मुजफ्फर ने एक एपीआई बनाई, मैं उस एपीआई को कॉल कर रहा हूँ। जब मैं एपीआई को कॉल करता हूँ ना अपने ब्राउज़र से, तो मेरी एपीआई बहुत सारा डेटा मुजफ्फर के पास लेके जाती है, जैसे कुकीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट इतना पता होगा कि वेबसाइट को खोलो तो लिखा आ रहा होता है एक्सेप्ट कुकीज़,
या डिक्लाइन। वो बेसिकली आप जब एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपका जो डेटा है, ईमेल्स हो गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गई, वो साथ में आपकी चले जाता है एपीआई में, साथ में डेटा चला जाता है। तो जब भी आप एपीआई कॉल करते हो, इसी तरह से जहाँ से मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पाकिस्तान से कर रहा हूँ एपीआई कॉल, तो मेरी जो आईपी है वो भी साथ में चली जाएगी। और वो कहाँ से मिलेगी इन्हें? इस रिक्वेस्ट के अंदर। तो इस रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो आईडी चाहिए जो यूआरएल से आ रही है, बस वो चाहिए। तो ये इन्होंने बेसिक सा route.ts का सिंटेक्स बताया, इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। नीचे आते हैं, कैशिंग वगैरह हमने नहीं पढ़ी, नीचे आते हैं, कैशिंग हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये तो पेज डॉट वाली है, सही है। ये बता रहे हैं कि भाई आप जो है सेम पाथ पे पेज और एपीआई नहीं बना सकते। यहाँ पे तो ये सही है, वैलिड है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए route.ts जो है हमने ऐप के फोल्डर के अंदर बना लिया। इसी तरह से page.tsx, हम तो टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, page.tsx भी आपने कहाँ पे बना लिया? ऐप के अंदर बना लिया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा, नेक्स्ट जस्ट कंफ्यूज हो जाएगी, भाई पेज खोलूँ या एपीआई खोलूँ, तो कुछ भी नहीं खोलेगी, वो एरर दे देगी। तो इस तरह की गलतियाँ आप करोगे तो एरर आएगा। बट हमने इसलिए एपीआई का पहले फोल्डर बना लिया ताकि सारी एपीआई हम उसके अंदर डाल दें। अच्छा, नीचे आते हैं, ये भी कैशिंग से रिलेटेड डिस्कशन है। नीचे आते हैं, कुकीज़ आ गए। कुकीज़ हमने देखा भाई आपके ब्राउज़र में बहुत सारा डेटा होता है जो कि आपका ब्राउज़र स्टोर करता है। अगर आप अलाउ कुकीज़ करते हो तो आपका डेटा जो है साथ में उस वेबसाइट के पास चला जाता है, फिर आपके पास वो ईमेल्स वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं उस वेबसाइट के, या वो बेच के पैसे कमा लोगे। अच्छा, नीचे आते हैं, ये कुछ लग रहा है काम की चीज। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है? request.params.slug, लेकिन एक चीज इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई हुई है, इसका दूसरा तरीका भी होगा। अच्छा, ये प्रॉमिस में आता है, ठीक है। तो भाई आप दोनों ने भी जो काम किया था वो करीब करीब था, बट वो उसमें कुछ ना कुछ गलती थी। बट अब देख लेते हैं इसमें किस तरह से करते हैं। तो अभी ये वाले तरीके से करना है, तो करो। नहीं, कॉपी नहीं करना, लिखना है। हाँ, पैराम्स वाला हिस्सा, बाकी ये कह रहे हैं भाई आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होती है, रिक्वेस्ट के बाद एक और चीज आ रही होती है जो क्या है? पैराम्स। तो पैराम्स वाली चीज दूसरे पैरामीटर के अंदर आती है। उसके बाद स्लग तो हमारे पास है नहीं, हम तो पैराम्स के अंदर से हमें क्या निकालनी है? आईडी निकालनी है। आईडी निकालनी है, तो स्लग की जगह हम आईडी देंगे। आईडी स्ट्रिंग की तो है, स्लग की जगह आईडी आ जाएगा क्योंकि हमारे फोल्डर का नाम क्या है? आईडी। आईडी। तो पैराम्स में से मुझे आईडी निकालनी है, लेकिन अवेट लगाना जरूरी है। अरे भाई तोड़ नहीं रहो, अबे भाई आराम से बता दो, ताड़ ताड़ कर। यहाँ से डेटा आएगा, data.id आएगा, आईडी data.id। आईडी को डायरेक्ट नहीं करें क्योंकि पैराम्स आप बेसिकली पास कर रहे हैं इसमें ना, इसका नाम डेटा ही ठीक था, डेटा कर दें। अब यहाँ पे जो है आईडी के बाद कॉलन लगा के data.id सही है। तो जूम इन कर दें। अभी हम दोबारा इस कोड को समझेंगे, पहले देख लें चल तो रहा है नहीं चल रहा। हाँ, इस इंटरफेस को हटा देते हैं। इससे पहले पढ़ा। तो हमारा टास्क ये था कि हमने डायनेमिक एपीआई बनानी है। तो देखते हैं क्या वो टास्क हमारा अचीव हुआ। हमने एपीआई में लिखा localhost 3000/API/book/2
तो जब हमने 2 लिखा तो हमारे पास आईडी जो है वो 2 आ गई है। इसी तरह से अगर मैं URL में 3 लिखता हूँ तो क्या यहाँ 3 आएगा? एरर आएगा। नो। आ तो गया, डायनामिक है ना। आ गया। तो बेसिकली जो भी आप URL से आईडी पास करोगे वो आपके पास आईडी आएगी। आ जाएगी यहाँ पर। इस तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं, डायनेमिक डेटा जो है वो हैंडल कर सकते हैं। हाँ वेट कर लेगा। अच्छा पहले तो भाई इनके लिए तालियां हो जाए कि क्या भला है। हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट पढ़ी थी, उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट वाली चीज़ भी नहीं पढ़ी। हमारी जब API Next.js कॉल करवाता है तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर आ ही रहा होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जैसे कि कीज़ हो गए, इसी तरह से आपकी IP हो गई, कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, और भी डेटा हो सकता है। तो ये रिक्वेस्ट, क्या मैं इस रिक्वेस्ट को यूज़ कर रहा हूँ? अभी नहीं कर रहा, अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन मैंने इसको लिखा इसलिए क्योंकि इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है पैराम्स का, वो मुझे चाहिए। ये हमारे पास डेटा टाइप है, हमें क्या करना है, ये पैराम्स वाली चीज़ चाहिए। तो पहला वाला अगर मैं नहीं डालूंगा ये पैरामीटर, तो वो जो है ना इसको पहला वाला समझेगा, जबकि पहले वाले में पैराम्स नहीं आ रहा, पैराम्स दूसरे वाले पैरामीटर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पैराम्स हम दूसरे वाले पैरामीटर में इस तरह से लिखेंगे। हमारी जो आईडी है, जो हमारी बुक की आईडी है, जो URL में लिखी हमने, वो इस पैराम्स के अंदर आ रही है। तो इसकी डेटा टाइप भी हमें लिखनी होगी। तो डेटा टाइप हम किस तरह से लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे जैसे उसने बताया। लेकिन Next.js 15 में थोड़ी सा ट्विस्ट है, तो इस डेटा टाइप को भी हम अपडेट करेंगे। बट फिलहाल मैंने आपको बता दिया पैराम्स हमारे पास आ रहे हैं, और पैराम्स के अंदर हमारे पास आईडी आ रही है। अच्छा आईडी क्यों आ रही है, कुछ और क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि फोल्डर का नाम आईडी रखा है, इसलिए जो भी हमारे पास आईडी आएगी वो इसी नाम से आएगी, आईडी के नाम से। अगर मैं फोल्डर का नाम चेंज कर दिया तो यहाँ पर भी चेंज हो जाए। सेम जो हमने डायनेमिक पेजेस पढ़े थे उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था। अच्छा अब हमारे पास आईडी हमने निकालनी है। आईडी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस कोड को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं आईडी हमारे पास किसके अंदर आ रही है, पैराम्स में, पैराम्स के अंदर आ रही है। तो हमें पता है भाई आईडी मुझे पैराम्स के अंदर से ही निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, डिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहा, सिंपल लिखता हूँ पैराम्स डॉट आईडी। तो जो भी आईडी होगी वो मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दी। Next.js 15 ये कहता है कि जो आपके पास पैराम्स आ रहे हैं ना, वो ऐसे सिंपली नहीं आ रहे कि आप पैराम्स को यूज कर सकते हैं, वो एक प्रॉमिस के अंदर आ रहा है। प्रॉमिस से मुराद ये कि ये एसिंक्रोनस है, जिसका मतलब ये है कि इसकी डेटा टाइप मुझे चेंज करके करनी होगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ मैं लगाऊंगा एंगल ब्रैकेट, और सॉरी ऐसे नहीं होगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस का P कैपिटल होगा नहीं, प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर हमारे पास आईडी आ जाएगी नहीं, प्रॉमिस बाहर ही होगा। सर डॉक्यूमेंटेशन से देख लें। एक सेकंड, इसको ऐसे करें, पहले मैं खुद तो लिख लूं। हम लिखेंगे पैराम्स, और पैराम्स के अंदर हमारे पास आएगी आईडी, स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगी, ठीक है। और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है भाई, इसको ऐसे लिखेंगे, देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, देख लेते हैं
कुछ भी अगर भूल जाओ तो डॉक्यूमेंटेशन में लिख लेना। अच्छा इस तरह से होगा, सर ये बोल रही है आपका कार्ड ले ले। बताता हूँ, पहले लिख लूँ। अच्छा पैरम्स वाला पार्ट वैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन पैरम्स के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो प्रॉमिस के अंदर आ रही है। प्रॉमिस हमने Q1 में पढ़ा था, ये अभी इन्होंने लेटेस्ट चीज़ डाली है, कुछ इससे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह ही हो रही होगी और कैशिंग इंप्रूव करने के लिए, कैशिंग जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, बट जो है प्रॉमिस के अंदर आ रही है। अब जो भी चीज़ प्रॉमिस के अंदर आती है उसको बाहर निकालने का ये तरीका होता है कि आप उससे पहले लिखते हो क्या, अवेट। तो अब ये क्या करेगा, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देगा, जिसका मतलब ये है कि प्रॉमिस के अंदर जो भी चीज़ होगी वो निकल आएगी। हमारे पास प्रॉमिस के अंदर क्या स्लग है? नो, आईडी है, तो स्लग को चेंज करके आईडी करते हैं। तो हमारे पास जो भी चीज़ आई वो हमने लिख ली। अब यहाँ पे आईडी नहीं आ रही, यहाँ पे हमारे पास पैरम्स आ रहे होंगे, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ डेटा, जैसे पहले लिखा हुआ था। और जो भी हमारा डेटा है उसको मैं रिटर्न करा देता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन को यूज करते हुए। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन आईडी के अंदर मैंने लिख दिया डेटा डॉट आईडी। डेटा डॉट आईडी क्या है? बेसिकली पैरम्स के अंदर से हम जो आईडी निकाल रहे हैं वो इस तरह से निकाल रहे हैं। तो ये जो बस एक पार्ट इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है, समझने वाली चीज़ है, लिखने में आसान है। डेटा टाइप आपने लिखनी है तो उसके अंदर जो है ना, जो आईडी वाला पार्ट है वो प्रॉमिस के अंदर आ रहा है। अब क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था। अब क्योंकि ये प्रॉमिस के अंदर आ रहा है तो इसमें इन्होंने कहा है कि भाई इसको रिजॉल्व कराने के लिए आपने लिखना पड़ेगा अवेट पैरम्स। तो जो भी पैरम्स के अंदर चीज़ें थी वो हमारे पास आ जाएंगी इस वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल के अंदर से हमने क्या निकाल ली, आईडी निकाल ली। तो डेटा डॉट आईडी हमारे पास इस तरह से प्रिंट हुई। लेट्स सी, ये चल रहा है अभी भी। लोकलहोस्ट 3000 ये रहा। API/book/2 जब मैंने लिखा तो दूसरी बुक की आईडी हमारे पास आ गई। अब जाहिर है रियल लाइफ में आईडी तो नहीं प्रिंट करा रहे होंगे, हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ कुछ कोड लिखा होगा। सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन होगा, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, डेटाबेस से फैच करेंगे, फैच डेटा बाय आईडी, मतलब आईडी को यूज करते हुए डेटा फैच करेंगे। उसका यहाँ पे कोड होगा, बट फिलहाल हमारे पास नहीं है डेटाबेस, तो हम सिर्फ आईडी पास कर रहे हैं। तो देख लो भाई कोड को, पहले पैरामीटर में रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट के अंदर डेटा हो सकता है कुकीज़ वगैरह, आईपी वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड नाम होंगे तो मैं लूँगा तो कंफ्यूजन होगी। बट रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास कुछ डेटा आता है, लेकिन हम इसको अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे। हमें चाहिए पैरम्स। पैरम्स हमने इस तरह से लिखा डिस्ट्रक्चर करते हुए, और जो है पैरम्स के अंदर से हमें ये चीज़ सीखी कि पैरम्स के अंदर जो भी आईडी है वो प्रॉमिस में आती है। बस ये डेटा टाइप थोड़ी सी मुश्किल है। अगर इसी डेटा टाइप को मैं एनी कर दूं तो कोड दिखने में भाई सिंपल हो गया, लेकिन ये आईडी डेटा टाइप समझना ज़रूरी है। पैरम्स आ रहा है, पैरम्स के अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो प्रॉमिस के अंदर आ रही है। उसको लिखने का ये तरीका होता है कि आप प्रॉमिस लगाते हो, इस तरह से एंगल ब्रैकेट लगाते हो, और जो भी इसके अंदर आ रही है चीज़ उसको लिख दोगे। हमारे केस में आईडी आ रही है तो आईडी स्ट्रिंग इस तरह से, बस ये डेटा टाइप हो गई। उसके बाद सेव किया। अच्छा ये वाली चीज़ जो है Next.js 14 के अंदर जहाँ तक मुझे याद पड़ी है थोड़ी डिफरेंट थी। Next.js 15 के अंदर इन्होंने चेंज किया है, और ये चीज़ मैं भूल गया था, लेकिन जो है मैंने कहाँ से देख ली, डॉक्यूमेंटेशन से। डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें अवेलेबल है जो मैंने नहीं भी पढ़ाई था आज। ये देखें, इस केस में वो क्या यूज़ कर रहा है, रिक्वेस्ट को यूज़ कर रहा है। मतलब रिक्वेस्ट भी आगे चल के आप बहुत सारे केसेस में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा स्ट्रीमिंग को छोड़ देते हैं।
स्ट्रीमिंग बेसिकली होती है, चैट जीपीटी में आपने देखना होगा, आप हेलो लिख दो तो क्या होता है, चैट जीपीटी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है, टाइपिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसको हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। अगर ये यहाँ पे स्ट्रीमिंग नहीं होती ना तो क्या होता, आप हेलो लिखते, पहले लोडिंग आती, फिर एक साथ पूरा रिस्पॉन्स आता एक साथ, तो उसको स्ट्रीमिंग नहीं कहते, उसको नॉर्मल डेटा फेचिंग करते हैं। लेकिन स्ट्रीमिंग में क्या होता है, जितना रिस्पॉन्स वो देता जा रहा है उतना रिस्पॉन्स मेरे पास आता जा रहा है। ये स्ट्रीमिंग का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। तो खैर स्ट्रीमिंग के हवाले से यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें, ये क्या है, हाँ ये पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे किस तरह से आप पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने लिखा हुआ है। कुछ चीज़ अगर भूल जाओ, कुछ नहीं करना, उस टॉपिक का नाम गूगल पे सर्च करना है, route.ts in Next.js। ये सर्च किया, पहले ही लिंक आ गया APIs के बारे में। आपको सारी डिटेल्स जो आज भी हमने पढ़ी वो सारी आपको यहाँ से इनकी डॉक्यूमेंटेशन से भी मिल जाएंगी। तो ये रहा भाई आपके पास कोड। सवाल? इसमें आप लोग क्या करेंगे, एरर देंगे कि भाई दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। फिलहाल हमारे पास 2 बुक्स हैं, इसी तरह से तीसरी बुक भी मैं चाहूँ तो ऐड कर लूँ। अगर चौथी बुक कोई एक्सेस करना चाह रहे तो है ही नहीं ना, तो उस केस में हम कंडीशन लगा देंगे भाई अगर बुक ना हो तो एरर दे दो। इस तरह का काम करेंगे जी। ये रिक्वेस्ट ये जी, अच्छा ये जो रिक्वेस्ट वाला पैरामीटर है ना, इसकी टाइप जो है नेक्स्ट.js से बनी बनाई दी है, और उस बनी बनाई टाइप का नाम है नेक्स्ट रिक्वेस्ट, जो कि हम ऊपर से इंपोर्ट करा रहे हैं। ये देखो टाइप है ये बेसिकली, बस ताकि अगर मैं टाइप एनी लिख दूँ ना, एनी कर दी मैंने टाइप, अब ये मुझे इंटेलिजेंस नहीं देगा कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है। रिक्वेस्ट डॉट, अब देखें कोई सजेशन नहीं दे रहा मुझे यहाँ पे। जब मैंने इसकी टाइप सही लगाई हुई थी तो आप देखिएगा मुझे बताएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट, ये देखें बता रहे हैं मुझे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। कुकीज़ भी आ गए, क्रीडेंशियल्स, फॉर्म डेटा, हेडर्स, इतनी सारी चीज़ें आ रही होती जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हमारे केस में। बट टाइप्स के लिए हमने वो जो है ना उसकी डेटा टाइप लगाई हुई है नेक्स्ट रिक्वेस्ट, जो कि ऊपर से हमारे पास इंपोर्ट हो रही है जी। 1 मिनट जी। कॉन्सेप्ट है CDN का। CDN हमारे पास क्यों यूज होता है, आप हमने अपनी वेबसाइट बनाई, बहुत अच्छी वेबसाइट बना ली, आपने उसे वर्सल पे डिप्लॉय कर दिया। अब वर्सल जो है हमारे पास कहाँ पे वर्सल होगा, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट उन्होंने डिप्लॉय करी है US पे, तो US भाई हमारे पास सबसे दूर है, तो वो जो है हमारे पास एरिया जो है वहाँ पे वो US का एरिया है, और ये वर्सल का सर्वर खड़ा हुआ है जो कि हमारी जहाँ पे हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हुई है, और ये रही वेबसाइट। अच्छा, इसी तरह से ये हमारे पास है भाई, पाकिस्तान में तो है नहीं वर्सल का सर्वर, तो ये थोड़ा करीब है, करीब में इंडिया का होगा, तो ये सारे इंडिया में, ठीक है। और ये कौन है भाई, चाइना, ऑस्ट्रेलिया में, उस वहाँ पे जाओ। चाइना, ये कौन है भाई, चाइना, ये हांगकांग बना देते, हांगकांग में भी सर्वर है, वो भी चाइना में ही है। ठीक है। चाइना के अंदर हांगकांग में जो है सर्वर है, ये यहाँ पे खड़ा है। चाइना, अब लेकिन हांगकांग, चाइना, हमारा मेन सर्वर जो है वो वर्सल का है US में। ये लोग जो है आप समझ लें छोटे सर्वर्स हैं, और सर्वर्स आपके पास बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में रखे होते हैं। तो US में वर्सल का एक बड़ा डेटा सेंटर है जहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, हमारी वेबसाइट यहाँ पे रखी है। अब एक मसला है, मैं हूँ पाकिस्तान से, मुझे वेबसाइट खोलनी है US में। अच्छा, बाकी ये जो लड़कियां भी है ना यहाँ पे, ये भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ये भी पाकिस्तान से। अब हमें जो है ना वेबसाइट खोलनी है हमजा.com,
मैं क्या करूँगा, मैं रिक्वेस्ट कहाँ पे करूँगा? व्हाट्सएप पे। अब मेरी वेबसाइट कहाँ पे रखी हुई है? यूएस पे रखी। तो ये लोग क्यों खड़े हैं? ये लोग मेरे पास CDN है। ये हमारे पास क्या करते हैं, वेबसाइट की कॉपी रखते हैं। क्यों रखते हैं अभी वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि मैंने वेबसाइट डिप्लॉय करी है तो मेरे पास मेरी जो वेबसाइट है वो मेन सर्वर पे होगी। अच्छा, इनके पास अभी मेरी वेबसाइट नहीं है, दूसरों की होगी, मेरी नहीं है, कॉपी नहीं है मेरी वेबसाइट की। अब जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा API की, सर अली, ये मुझे लग रहा है स्टेज पे अगर बॉल पिंक पे मारेंगे तो SMD में लग जाएगी, तो यहाँ नीचे आ जाए आप यहाँ पे। अच्छा, हमारी जो वेबसाइट है ना, बस वो जब फेंकेंगे वो कैच पकड़ना है, पकड़ लेंगे ना? नहीं पकड़े तो देखता है सर अली की जरा स्किल्स वगैरह देखते हैं। अच्छा, अब मैं आया, मैंने लिखा hamza.com, अपने ब्राउजर से मेरी रिक्वेस्ट जाएगी यूएस में। चला एरर आ गया, इंटरनेट बैठ गया, स्लो चल गया थोड़ी रिक्वेस्ट। अच्छा, अब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, सर्वर को पता चल गया भाई फलां बंदे ने hamza.com मांगी है, तो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, लाओ भाई मेरी वेबसाइट वापस करो। तो ये भाई क्या बात है। अच्छा, अभी रुक जाए, आपके पास ही रहेगी। अच्छा, इन्होंने हमारी वेबसाइट रिटर्न कर दी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई बड़ा डिले आ रहा है, क्योंकि यूएस भाई बहुत दूर खड़ा है। यूएस में बार बार हम फेंकते रहेंगे तो वो इतनी देर में रिस्पॉन्स आएगा, इतनी देर में मतलब 2 सेकंड तो लगेंगे ना, 2 सेकंड भी बहुत होता है। हमें इस रिस्पॉन्स को कम करना है, तो हमने यूएस से कहा कि भाई जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना पहली दफा, तो सर अली रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, तो सर अली के सबसे करीब कौन है, कौन सा सर्वर है? ये वाला सर्वर। तो अब मेन सर्वर क्या करेगा, मेन सर्वर जो है, जो वेबसाइट भेजेगा पहली दफा, वो इनके थ्रू भेजेगा। इनके थ्रू इसलिए भेज रहा है ताकि उस वेबसाइट की कॉपी बना के अपने पास रख ले। अब जब भी, अब वहां से फेंकेगा नहीं, किसी के सर पे लग जाएगी, बट हम सपोज कर लेते हैं कि पहली दफा कोई यूजर अगर रिक्वेस्ट करेगा तो वो रिक्वेस्ट जाएगी उनके पास, वहां से ये रिक्वेस्ट जो है इनके थ्रू यहाँ पे भेजेंगे। तो आपके पास आएगी बॉल, आपने उस बॉल की कॉपी बना लेनी है और जो है यहाँ पे इनको भेज देंगे। तो पहला जो यूजर होगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब यहाँ लड़कियों में से किसी ने अगर वही वेबसाइट को कॉल किया, या लड़कों में से, या आपका क्या नाम है? रियाज ने वेबसाइट को कॉल किया hamza.com। अब hamza.com की रिक्वेस्ट वहां पर जाएगी या यहाँ पर आएगी? कहाँ जाएगी? CDN इंडिया पे आएगी। क्यों? क्योंकि जो वेबसाइट की कॉपी यहाँ पे रखी है, इनका नाम मैंने क्या रखा है? इंडिया। अरे इंडिया तो पूरी जगह का नाम है, इनका नाम क्या है? CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या कर रहे हैं, वेबसाइट की कॉपी बना के अपने पास रख रहे हैं। इससे फायदा ये हुआ कि कोई भी यूजर इनके करीब बैठा हुआ हमारी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो रिक्वेस्ट इनके पास जाएगी और वो फौरन से रिस्पॉन्स भेजेंगे। दे इन्हें बोल दे, इनको दे, जरा इनकी भी तो देखें, खड़े हो जाओ, उनको दो, किसी का सर पे नहीं मारना। इतना करीब खड़ा हुआ, ये इनका इंटरनेट ज्यादा चल रहा है। इन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया ना, तो इन्हीं के पास बहुत वो बैठ गए। ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट टाइम क्या हो गया? कम हो गया। वो वहां पे भेजते, फिर वहां से रिस्पॉन्स आता तो बड़ा लेट हो रहा था। तो वर्सल क्या करता है, वर्सल के अंदर एक कॉन्सेप्ट है CDN का, कि वो आपकी वेबसाइट का जो स्टैटिक कंटेंट है, इमेजेस हो गई, HTML की फाइल हो गई, CSS की फाइल हो गई, उसकी कॉपी CDN के पास रख लेगा। अब सवाल ये है, तो ये हमारे पास एक CDN हो गया, एक CDN हमारे पास चाइना में भी बैठा हुआ है। अच्छा, अब लड़कियों में से आपका क्या नाम है? चश्मा जिन्होंने पहना है जी, ताहिरा को अब hamza.com वाली वेबसाइट, बैठ जाए। ताहिरा को अब hamza.com वाली वेबसाइट जो है
वो चाहिए। कैच आता है पकड़ना? आता है ना? सही है, खड़ी हो जाए। ताहिरा ने कहा हमजा.com। अब सवाल ये है, इनकी रिक्वेस्ट इनके पास जाएगी चाइना के पास, या इनकी रिक्वेस्ट वहाँ पे जाएगी? सर वर्सल पे जाएगी, वर्सल जाएगी क्योंकि रिस्पॉन्स अभी तक चाइना तक तो क्या आया नहीं। हमारी वेबसाइट चाइना में कैश हुई है? नो नो कॉपी हमारे पास चाइना पे आई है? नो, नहीं आई कॉपी, सिर्फ अभी तक इनके पास आई है इंडिया में आई है। क्योंकि इनके करीब किसी यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी थी, इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो इसलिए इनके पास तो आ गई कॉपी। लेकिन चाइना वाले के पास अभी कॉपी नहीं आई है। तो पहली दफा जब हमारे पास, क्या नाम बताया था? ताहिरा। ताहिरा। ताहिरा जब रिक्वेस्ट करेंगी तो वो अगेन यूएस के पास जाएगी। US के पास वहाँ पे कोई यार यूएस, वहाँ पीछे भेजो। ओरे छोड़ो यार, सर हमारा ने कोई याद दिला दी। सर वर्सल जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। अच्छा, तो ताहिरा रिक्वेस्ट भेजेंगी यूएस पे, यूएस से रिक्वेस्ट जो है किसके थ्रू आएगी इनके पास? चाइना के थ्रू। चाइना के थ्रू आएगी। क्यों? क्योंकि चाइना इनके करीब है, तो चाइना के पास ये रिक्वेस्ट भेज देगा ताकि चाइना भी एक कॉपी बना के रखे अपने पास रखे। फिर ताहिरा के पास जितने भी आसपास पे लोग बैठे हुए हैं, वो जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो उनकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? ताहिरा के चाइना चाइना वाले CDN पे जाएगी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इस तरह से आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस हो जाएगी बेहतरीन। फास्ट। अब मुझे बताइए, हमें इम्प्लीमेंट करना है या जो है ये खुद ही हो जाएगा इम्प्लीमेंट? सर करना पड़ेगा। वर्सल ने ऐसा आर्किटेक्चर बनाया कि ये CDN वाला जो पार्ट आप कर रहे हो ना, ये उससे खुद ही किया हुआ है आपके लिए। आपका यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा, आपकी रिक्वेस्ट खुद ही कैश हो जाएगी आपकी नियरेस्ट लोकेशन पे, अगर वर्सल वहाँ एग्जिस्ट करता है तो। पाकिस्तान में नहीं एग्जिस्ट करता तो इंडिया सबसे करीब होगा, इंडिया में कैश होगा। इसी तरह चाइना से कोई रिक्वेस्ट कर लो तो चाइना पे कैश होगा। तो इसकी आपने क्या करना है, अगली क्लास में मैं इसी से रिलेटेड सवाल करूँगा। आपने जो है क्या करना है, CDN डायग्राम अगर आप सर्च करो तो आपके पास इससे रिलेटेड डायग्राम भी आ जाएगी, जो कि आप समझ कर आओ, ताकि जो है अगली क्लास में मैं सवालात कर सकूं। ठीक है, तो CDN होपफुली कवर हो गया होगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, इसको पढ़कर आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।